उन्होंने हमारे यहाँ इंडिया में कब्जा किया सब्सिडी अलायंस के थ्रू, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स के थ्रू, वॉर करके। पहले तो इन्होंने इंडिया का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। उसके बाद इंडिया के लोगों को कभी भी उन्होंने अपना नहीं समझा, हमेशा लूटने की कोशिश की। मुगलों में और इनमें बेसिक फ़र्क क्या था? अंग्रेजों में और मुगलों में ये बेसिक फ़र्क ये था कि अंग्रेज जो है वो लूटने के लिए आए थे, इकोनॉमिक ड्रेन किया उन्होंने। मुगलों ने लूटा नहीं, कहीं लेकर नहीं गए, जो भी बनाया यहीं बनाया। कहीं ऐसा नहीं कि मुगल आए और मुगलों ने लूट कर लेकर चले गए। मुगलों ने बनाया, चाहे ताजमहल बनाया, चाहे लाल किला बनाया, चाहे जामा मस्जिद बनाई, चाहे कुछ और बनाया, वो सब यहीं पे बनाया, यहीं के लोगों का डेवलपमेंट किया। तो मुगलों में ये था, और इन्होंने मतलब मुगलों ने इस देश को अपना देश समझ के अपनाया। लेकिन ये बात अंग्रेजों के अंदर नहीं थी। हाउ इंग्लिश आर डिफरेंट। आए तो दोनों हैं बाहर से, और यहाँ इंडिया में अगर देखा जाए तो सब बाहर से आए हैं। आर्यंस भी बाहर से आए, ठीक है ना। आर्यंस भी कोई इंडिया के तो है नहीं, बाहर से आए हैं। और उसके अलावा जो है अगर दिल्ली सल्तनत वाले हैं वो भी बाहर से आए हैं। सका वका वाले जो कुसानास थे वो भी बाहर से आए थे। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ का नेटिव ही था। लोग आए हैं, आक्रमण हुए हैं, बस फर्क ये है कि कुछ लोगों ने इसको अपना समझ के यहाँ पे डेवलपमेंट किया, लोगों को अपना बनाया, अपनी चीजें की। जैसे मुगल आए, मुगलों ने शादियां की है, हरका बाई, जोधा बाई, है ना, इनसे शादियां की। राजपूतों के बेटियों से शादियां की, राजाओं से मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए, अपना बनाया, अपना क्या नाम है यहाँ पे जो भी चीजें बनाई यहीं बनाई। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने लूटना शुरू किया, इकोनॉमिक ड्रेन किया, दुनिया भर का पैसा इंडिया से लेकर गए। तो कभी अगर अपना समझते तो यहाँ डेवलपमेंट करने की बात सोचते, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन की बात नहीं सोचते। यहाँ जो डेवलपमेंट भी अंग्रेजों ने किया है उसमें भी काफी हद तक एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ है इंडियंस का। इंडियंस को तबाह किया गया, लूटा गया, ठीक है। हमारी इंडस्ट्री को तबाह किया गया, डेवलप नहीं किया गया। हमारी पेजेंट्री, हमारी जो किसान थे उनको तबाह किया गया। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम या हमारा जो कल्चर था उसको भी अंग्रेजों ने बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों के को लेकर बहुत ज्यादा रिसेंटमेंट, अंग्रेजों के राज को लेकर, अंग्रेजों की पॉलिसीज को लेकर रिसेंटमेंट इंडिया के अंदर हो गया था। एक दिन की वजह से, ये एक दिन का ये गुस्सा नहीं था। रिवॉल्ट ऑफ 1857 एक दिन का गुस्सा नहीं था, ये एक लंबे टाइम से जो ऑपरेशन हो रहा था, जो रिसेंटमेंट था, जो गुस्सा था, जो तकलीफ थी, जो फरी थी, ठीक है, उस जो एग्जिस्प्रेशन था उसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुआ। यह ज्वालामुखी अचानक से नहीं फटा है, बहुत दिन तक यह पकता रहा है, समझ लो ना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। और फाइनली इनको एक रास्ता मिला, मौका मिला, एक चिंगारी दिखी। किसके रूप में? जब इन्होंने ये दिखाया कि आप जो है सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी लगा हुआ ग्रीस जो है उसको दांतों से चबाओ, और उसको अगर उसमें था या नहीं था वो अलग बात है, आपने क्लैरिफाई भी नहीं किया, ठीक है। यानी आपको फर्क ही नहीं पड़ता था, आपको लगता था कि इनके धर्म पे कुछ भी करें, कैसा भी करें, ये तो हमारे गुलाम है एक तरह से। आपने इनके जो अंग्रेज थे, इन्होंने बाहर सर्विस करवा रहे हैं तो भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं दे रहे, पेंशन इंडियंस को नहीं दे रहे, यानी जितनी तरीके का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है दे आर डूइंग दैट। तो इस गुस्से को एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं से फटना ही था, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात देखी, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार शेयर कर दे रहा हूं मैं जरा। इसमें क्या है, मैंने कल आप लोगों को 1857 का रिवॉल्यूशन के बारे में बताया, बैकग्राउंड बताया कि 1857 का रिवॉल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, ओके। और मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से 10 मई को ये लोग चले और 11 मई को यहाँ पे पहुंचे। कारतूस वगैरह के बारे में मैंने बताया कि ग्रीस्ड कारतूस था, याद करो। और उसके बाद में बहादुर शाह जफर वगैरह यहाँ पे थे, और ये कहाँ पे पहुंचे, कौन कौन से जगहों पे हुआ, उसका पॉलिटिकल रीजन मैंने बताया आपको, इकोनॉमिक रीजन क्या था, ठीक है। और मैंने आपको सोशल कल्चरल जो भी रीजंस थे उनके बारे में बात की, बताया था रीजन रिवॉल्ट का क्या था, जिसकी वजह मैंने बताई कि पुराना गुस्सा, रिसेंटमेंट, हमारी तबाही, हम लोग अंग्रेजों से नाराज थे जिसकी वजह से जो है ये चीजें हुई, ठीक है ना। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, ओके। रिवॉल्ट का रीजन मैंने बता दिया था आप लोगों को, फंडामेंटल रीजंस क्या थे रिवॉल्ट के, कल हमने इस पे चर्चा की थी, याद करो, ठीक है। तो ये जहां तक हमने बात कर ली थी ये था कि हम, और हमें क्यों फीलिंग आई कि हम, क्योंकि कई वॉर में अंग्रेज जो है वो भी हार गए थे वहां पे वर्ल्ड में, तो इसलिए हमें समझ में आ गया था कि अंग्रेज कोई ऐसा नहीं है जिनसे जीता नहीं जा सकता है, ठीक है ना।
अंग्रेज कोई ऐसे नहीं है कि जिनसे जीता नहीं जा सकता है, और ये समझ में आ गया था। अच्छा, इसमें इसके बारे में, इसके नेचर के बारे में कई लोगों ने कई बातें की हैं, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आरसी मजूमदार ने क्या कहा, सूर्य सेन ने क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने कहा क्या कहा, फर्दर ये बातें हमने कर ली हैं, राइट। अच्छा, कॉज क्या, फेलियर का कॉज क्या था, यहां से हमें बात करनी है, राइट। आज हमारा जो टॉपिक है कि ये जो मूवमेंट हुआ, ये फेल हुआ, इसकी वजह क्या थी, यही तो बात करनी है। तो देखिए भाई, क्या है कॉज ऑफ फेलियर। तो देखिए, क्रूशियल सपोर्ट ऑफ द सर्टेन सेक्शन ऑफ इंडियन, कुछ सेक्शन ऑफ इंडियन, कुछ लोग जो थे वो किसका सपोर्ट कर रहे थे, ब्रिटिश अथॉरिटीज का सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। बॉम्बे मद्रास जो आर्मी थी, वो इंडियन भी लोग थे तो भी वो लॉयल थे किससे, अंग्रेज। आवाज आ रही है, स्क्रीन क्यों अटक रही है, ठीक है। किसके लॉयल रहे ये लोग, ब्रिटिशर्स के लॉयल रहे, ठीक है ना। तो यानी कि बॉम्बे और मद्रास की आर्मी जो है वो किसके साथ में लॉयल रही, ब्रिटिशर्स के साथ लॉयल रही, जो इंडियन लोग थे वो भी लॉयल रहे, ठीक है ना। तो कुल मिला के उधर से सपोर्ट मिला नहीं, ठीक है। लिमिटेड एरिया तक था, कहां तक एरिया था, वो एरिया देख लीजिए आप, एरिया कहां था, ये देखिए आप, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थन इंडिया मान के चलिए, इसको नॉर्थन इंडिया कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो चला जाएगा वहां आसाम, आसाम, ठीक है ना। यहाँ पे आपको जो एरिया दिख रहा है वो कौन सा है, अमरोहा, ये क्या नाम है आपका, ठीक है, दिल्ली, है ना, बरेली, इटावा, ग्वालियर, झांसी, मतलब ये पूरा सिर्फ नॉर्थ इंडिया, यूपी, दिल्ली मान लीजिए, दिल्ली, हरियाणा का कुछ पार्ट मान लीजिए, ठीक है, और आपका यूपी, पूरा यूपी इन्फ्लुएंस में था, और बिहार, ठीक है ना, कुछ हद तक आप झारखंड बिहार तक चले जाएं, वो वाला एरिया ही सिर्फ था, ठीक है ना, बंगाल तक मतलब फैला हुआ था, ठीक है। लेकिन लेकिन बंगाल तक फैला हुआ था, लेकिन पूरा इंडिया तो है नहीं भाई, ये एक पार्ट ही तो है, पूरा साउथ पूरा छूटा हुआ, पूरा वेस्ट छूटा हुआ है? कश्मीर वगैरह यहाँ कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ये इस रिवॉल्ट का। तो रिवॉल्ट का जो एरिया है वो आपको क्या दिख रहा है, यूपी, बिहार, दिल्ली है, थोड़ा बहुत हरियाणा, तो कुछ नहीं है, मतलब क्रूशियल सपोर्ट जो है इनको मिला ही नहीं, ठीक है ना। लिमिटेड लिमिटेड टेरिटोरियल बेस था, सोशल बेस बहुत थोड़ा सा था, ठीक है। आउटब्रस्ट हुआ कहाँ, वेस्टर्न बिहार के अंदर, अवध के अंदर, रोहेलखंड, दिल्ली में, ये बेसिकली हुआ। लैक ऑफ, देखो, लैक ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज तो बहुत कम थे, ब्रिटिशर्स के सामने तो इनकी कोई मतलब ही नहीं था, इतने रिसोर्सेज कम थे भाई, वो तोप से मार रहे हैं, वो बम से मार रहे हैं, वो राइफल से मार रहे हैं, और आपके पास क्या है, तलवारें, ठीक है, ओके, जिसका मतलब वो धार मरी हुई है, जो आपने कई सालों से चलाई नहीं है, हैं, तलवार चलाने वाले हाथ भी तो नहीं रह गए अब। लैक ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू दोज ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। और ब्रिटिश जो आर्मी थी वो डिसिप्लिन थी, बहुत डिसिप्लिन थी एज कंपेयर टू इंडियन आर्मी, जो, और इंडिया के पास कोई ऐसी आर्मी ऐसा थी नहीं कि जो सुपीरियर ब्रिटिश आर्मी थी, उनके पास मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थे, वो खबर तुम पहुंचा रहे हो घोड़े से जाकर वो मार दे रहे हैं, वहां वो पहुंचा दे रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज वैसे भी कोई नहीं थी, जो नेटिव आर्मी वैसे भी इन्होंने तबाह कर ही रखी थी, ठीक है। जो दो चार साथ देने वाले थे वो वही थे। फ्यूडल कैरेक्टर का था, ज्यादातर फ्यूडल एलिमेंट इसको हेड कर रहे थे, मतलब जो जमींदारी टाइप के लोग थे, जो मतलब थे वो लोग। कोऑर्डिनेशन नहीं था, सेंटर कोई लीडरशिप नहीं थी, शेरशाह वैसे ही बहुत कमजोर थे, है ना, ओके। कोहेरेंट मतलब आइडियोलॉजी कोई थी नहीं, और जो बहादुर शाह थे बेचारे, आपको पता है शहनशाह बना दिया हमको, शहनशाह तो बना दिया, लेकिन हम जीतेंगे कैसे, क्या होगा, शहनशाह वैसे ही इतने कमजोर हैं, इतने बूढ़े हैं, और उनके पास कोई सेंट्रल ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी तरफ हम कभी भी अगर कभी भी अगर मुगल कहते हैं कि हम शहनशाह हैं, तो तुरंत ही इनकी बात कहीं जुबान निकलती हो ना निकलती हो, ठीक है, मराठाओं की, लेकिन जैसे ही मुगल उठेंगे ये भी, हम भी राजा बनेंगे, क्या कह रहे हैं, हम भी राजा बनेंगे। नाना साहब इधर बोल रहे हैं कि हम पेशवा थे, हम राजा बनेंगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ इनकी भी कहानी शुरू हो जाती है, ठीक है। कानपुर में नेचुरल चॉइस थी, नाना साहब कानपुर के थे। बेगम हजरत महल, जिन्होंने दिल्ली का रायन टुक ओवर किया, ठीक है। बरेली, वो दिल्ली, सॉरी दिल्ली कह रहा हूँ, लखनऊ, बहादुर शाह जफर, सुनो, बहादुर शाह जफर एंड कर्नल वो बहादुर खान, ये तो दिल्ली में, ठीक है। नाना साहब कानपुर में, बेगम हजरत महल लखनऊ में, ठीक है। राय बरेली में खान बहादुर और उनके डिसेंडेंट वगैरह, ठीक है ना। और उज्जैन फैमिली जो है कुंवर सिंह के अंडर में, उज्जैनी हाउस, रॉयल उज्जैनी हाउस रिवॉल्ट किया इन्होंने। कुंवर सिंह ये जमींदार थे, कहाँ के, जगदीशपुर के जमींदार थे, बिहार में, ठीक है ना। और उसके अलावा आपका मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद में, ठीक है। फैजाबाद में कौन है, मौलवी अहमदुल्ला। और फिर अपनी रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी,
वो कहाँ पे हैं? झांसी में, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो ये लोग जो है इन्होंने मतलब लीडरशिप संभाली। ये कौन कौन है याद कर लो। दिल्ली में कौन है? बहादुर शाह जफर, ठीक है, ओके, बहादुर शाह जफर उनके छोटे मोटे कमांडर। कानपुर में कौन है? नाना साहब। नाना साहब कौन है? पेशवा। पेशवा मतलब पहले के पेशवा, मराठा, ठीक है। बेगम हजरत महल कौन है? नवाब, ठीक है, नवाब ऑफ लखनऊ, ठीक है, यानी उन्होंने संभाल लिया, ओके। और बरेली खान बहादुर, ठीक है, डिसेंडेंट है फॉर्मर रूलर रोहिलखंड के, जो रूलर थे उनके डिसेंडेंट्स में से हैं। और कुंवर सिंह जमींदार हैं जगदीशपुर के, वो मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में, ठीक है, ओके, जो फैजाबाद आज अयोध्या फैजाबाद, मौलवी थे ये अहमदुल्ला, ठीक है, एक, हाँ, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। और रानी लक्ष्मीबाई, शी वाज क्वीन ऑफ झांसी, ठीक है। तो ये लोग थे भाई साहब, क्लियर है? इंपैक्ट क्या हुआ रिवॉल्ट का? इंपैक्ट ये हुआ कि हारा कौन? आपको पता है कौन हारा? इंडिया। हार गए, उसकी वजह क्या है? इंडियन क्यों नहीं जीते? कोऑर्डिनेशन नहीं था, मैंने बताया, मिलिट्री लीडरशिप अच्छी नहीं थी, ठीक है ना, ओके। और पावर जो है, अब देखिए इसका इंपैक्ट क्या हुआ। ये बीच में अटक क्यों जा रहा है यार, हैंग हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया, आपको बताया मैंने। पावर ट्रांसफर हुई ईस्ट इंडिया कंपनी की क्राउन से, इसका मतलब वो रहेगा, क्या रहेगा? ये मतलब जो है इसका इंपैक्ट की बात हुई है। और ये मुझे इस आवाज मिल रही है क्या? स्किप हो रही है बार बार, ये अटक अटक के चल रहा है। आवाज आ रही है? आ रही है। कौन बोल रहा है? ईजान, ईशान, ईजान, ईजान बोल रहे हो? अच्छा यार, ये मुझे ऐसा लग रहा है ये बीच बीच में, क्योंकि मेरी तस्वीर अटकी हुई है कैमरा। से अब इसका देखो इम्पैक्ट क्या होगा। इम्पैक्ट क्या होगा ब्रिटिशर्स के ऊपर, कैसे इम्पैक्ट हुआ, ये वाला टॉपिक है, ठीक है ना। तो इम्पैक्ट की हम बात अभी यहाँ पे करेंगे, और इम्पैक्ट के बाद में फिर हम डिटेल में इसकी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, नॉट फ्रॉम स्लाइड बट फ्रॉम बुक, ओके। तो देखते हैं अभी क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1853 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। क्या आया? अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? देखिए, अंग्रेज लोगों, बहुत दिन से अंग्रेज जो वो थे, अंग्रेज हुकूमत, वो ये तैयारी कर रही थी कि भैया ऐसा कोई मौका दे दे हमें कंपनी, बस हम इनको टेक ओवर कर लें। क्या करें? पावर टेक ओवर कर लें। बहुत दिन से ढूंढ रही थी, या आपको पता है ना, बार बार कहती 20 साल और, 20 साल और, 20 साल और, बस 20 साल और राज कर लो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर टेक ओवर करना चाह रही है कौन? क्राउन। एक कंपनी तो रूल कर रही है, वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्वीन चाह रही है कि हम पावर ले लें इंडिया की। इनको मौका मिल गया कि तुमने 1857 की क्रांति करा दी, इतनी बड़ी, इतना नुकसान करा दिया, अब तुम कंपनी नहीं रूल चलेगी, अब किसकी सरकार होगी? क्राउन की सरकार। तो ये क्या कह रही है भाई? पावर ट्रांसफर होगी ईस्ट इंडिया कंपनी की क्राउन से, क्राउन के पास, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। तो क्या हो गया कि अब जो है नो मोर ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार, अब किसकी सरकार? अब की बार क्वीन की सरकार। किसकी सरकार? क्वीन की सरकार। क्वीन मतलब कौन? ब्रिटिश क्राउन रूल करेगा, ठीक है ना। बात आ गई समझ में? गवर्नर जनरल, मैंने आप लोगों को बताया था, गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया था? लॉर्ड कैनिंग को वाइस रॉय बना दिया गया था, याद है, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर को एबॉलिश कर दिया गया था। ये भी मैंने आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर बताया था कि वहां पहले कंपनी को चलाते थे कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर। इन दोनों को हटाकर क्या बनाया गया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया, और उसमें उसको 15 मेंबर की काउंसिल दी गई कि बेटा तुम जाके सर्च करोगे, ठीक है, ओके, ठीक है। अब इसमें इन्होंने कह दिया कि भाई जो नए राज्य हैं वो स्टेटस क्वा बना रहेगा, उन लोगों को हम अपने राज्य में नहीं मिलाएंगे, यानी कि जैसे मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी तो मत दो, वो वाली कहानी कर दी इन्होंने, ठीक है। और इंडिया, और इसमें जो है इंडियन सिविल सर्विस, द मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज
टू बी अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन। यहाँ भी ये भी बात कर दी गई कि जो इंडियन सिविल सर्विसेज में लोग आएंगे कॉम्पिटिशन के बेसिस पे आएंगे, ठीक है ना। जमींदार जो है मतलब जमींदारों को दोबारा से उनकी जमींदारी कई जगहों पे रिस्टोर की गई, ठीक है, ओके। और बोला गया अब कोई एनेक्सेशन नहीं करेंगे, बस राजा लोग हमारे अंडर में काम करें, वो इतना हमारे लिए काफी है। गेटिंग? अब देखिए इसमें 1858 के अंदर में क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था। क्या था, क्या क्या उन्होंने किया था, क्वेश्चन देखिए 2004 में क्वेश्चन आया, 14 में आया ना, तो क्या क्वेश्चन आया है कि क्वीन विक्टोरिया ने क्या प्रोक्लेमेशन किया था, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन ऑफ एनेक्स इंडियन स्टेट। बोला था ना कि हम नहीं लेंगे, तो सही बात है, इन्होंने डिस्क्लेम कर दिया कि हम कोई इंटेंशन नहीं है अब हमारा, ठीक है। टू प्लेस इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रिटिश क्राउन में डाल दिया, सही है ना। और टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड इन इंडिया, ऐसा कुछ था, बोलो भाई। सिर्फ पहली बात, दूसरी बात है क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को तो इन्होंने कहानी खत्म ही कर दी, क्योंकि ट्रेड तो पहले ही खत्म कर दिया था उनका, है ना, ट्रेड तो पहले ही खत्म कर दिया था। अब चार्ज भी छीन लिया, तो ये वाला बात गलत है, थर्ड वाला, फर्स्ट और सेकंड सही है, ठीक है, कि इंडिया को का एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश क्राउन करेगा। और वो ये 2014 में क्वेश्चन आया, 2006 में क्वेश्चन आया एक, देखो बताओ भाई, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सिपाही म्यूटिनी? कौन गवर्नर जनरल था, कौन था? कैनिंग था ना, डलहौजी के जाने के बाद कैनिंग नहीं तो था, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा पहला वाइस रॉय। आसान है, 2006 में ये क्वेश्चन आया, कर लिया। अरे यार आप लोग ब्रिलियंट हो। ये वाला बताओ जरा, कुंवर सिंह कहाँ पे थे? 2005 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुंवर सिंह कहाँ से थे? अमेरिका से, इंग्लैंड से, पाकिस्तान से, हैं? पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, इंग्लैंड नहीं, अरे बता दो यार, अभी तो बताया बेटा, ईशान फ्रेंच। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कुंवर सिंह, कुंवर सिंह जो है कहाँ पे प्रोमिनेंट लीडर थे, अभी बताया था, ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, आंसर इज बिहार, ओके, जस्ट किडिंग, आसान था, तो बिहार में थे, ठीक है। 2005 में 1857 से क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। अच्छा, कौन सा जगह जो था वो इफेक्टेड नहीं था 1857 से? झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ या चित्तौड़? अब आपको पता है चित्तौड़ कहा जाएगा, जब लखनऊ में हजरत महल तो पता ही है, जगदीशपुर में कुंवर सिंह और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बचा क्या? चित्तौड़, जहां पे जो इफेक्टेड नहीं था। आंसर 2015 में ये भी हो गया, 2005 में, सॉरी, ठीक है ना, आसान था, मजा आया कि समझ में आया ना कि अरे यार कितना, ये सब यूपीएससी प्री के क्वेश्चन है। हमें देखो, हमारा अगर यूपीएससी के क्वेश्चन हम करने लग जाए तो हमारी बात बन जाती है। क्वेश्चन भी इसीलिए हम साथ में रखते हैं ताकि हमें पता चले किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें क्या याद रखना है, ठीक है। तो आपको रिवॉल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब यहां तक तो हमने बात कर ली किस तरह की भैया, यहां तक तो बात थी हमारी कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्लाइड से हमने देख लिया। अब जरा रिवॉल्ट ऑफ 1857 की कुछ चीजें मैं नोट करवाऊंगा, आप लोग नोट करेंगे जो बुक से हम देखेंगे, राइट। 7 का रिवॉल्ट, दैट इस ये रिवॉल्ट जो है अ प्रोडक्ट ऑफ द कैरेक्टर एंड द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल रूल, ठीक है। इसका इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं, पॉलिटिकल कॉजेज हैं, मिलिट्री कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज क्या हैं कि बहुत ज्यादा टैक्सेशन, हैवी टैक्सेशन ये लोग लगाते थे अंडर न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट, दुनिया भर का टैक्स लगाते थे, जब मर्जी तब समरी इवेक्शन करवा लेते थे। समरी इवेक्शन मतलब क्या है कि जब मर्जी तब खाली करवा लिया, तुमने रेंट नहीं दिया, तुमने लगान नहीं दिया, खाली करो, जमीन छीन लेते थे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज थी अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट, जो भी इंडियन प्रोडक्ट होते थे उसके ऊपर पता है आपको दुनिया भर का टैक्स लगाते थे और विदेशों पे नहीं लगाते थे। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हमारी तबाह कर दी, करा कि नहीं किया, समरी वाले में देखो, ठीक है। एंड एब्सेंस ऑफ द आपका कॉन्कॉनमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द मॉडर्न लाइन दैट हिट पीजेंट आर्टिसंस एंड द स्मॉल जो है आपका जमींदार। मतलब ये जो है हमारे यहाँ पे किसी तरह का कोई ना कंपनसेटरी ना किसी तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, ना हमें उनको ऐड कर रहे थे लोग जिससे हम मॉडर्न लाइन में कुछ कर सके। तो पीजेंट्स, आर्टिसंस, स्मॉल जमींदार, इन सबकी हालत खराब हो गई थी इकोनॉमिकली, राइट। पॉलिटिकल कॉज क्या था, ग्रीडी पॉलिसीज इनकी थी, रीएडजस्टमेंट करना, ठीक है, आपका क्या नाम है ये री एग्री डेसमेंट था। उसके अलावा एब्सेंटी आपका सोर्निटीशिप थी। सोर्निटीशिप मतलब एब्सेंटी सोर्निटीशिप का मतलब समझते हो ना, ग्रीडी पॉलिसी। एक तो ग्रीडी पॉलिसीज इनकी हैं अपनी कि सब कुछ ले लेना है, ठीक है, एग्रीगेट कर लेना है, सब कुछ छीन लेना है। दूसरा सोर्निटी
मतलब सॉवरिन है बनने के लिए, लेकिन हमारे लिए कर कुछ नहीं रहे। क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ हमारा सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ बेहतर काम नहीं कर रहे। ब्रिटिश मतलब सोशियो रिलीजियस पॉलिसीज ब्रिटिश अपने हिसाब से इन्फर करते थे, ठीक है ना। उनको इंडियन कस्टम, इंडियन रूल्स हमेशा खराब ही लगते थे। फाइन, समझ रहे हो ना। इंडियन मतलब जो सोशियो रिलीजियस अफेयर्स थे उनको अपने प्रोस्पेक्टिव से देखते थे, तो हमारी ट्रेडिशन खराब लगती थी। कुछ थी भी खराब, लेकिन लगती उनको ज्यादा लगती थी, तो हमें वो लोग कुछ ज्यादा ही क्रिटिसाइज करते थे, जानवर समझते थे। समझ रहे हो ना। मिलिट्री पॉलिसीज क्या थी? मिलिट्री कॉजेज क्या थे आपको पता है? सिपाहियों की साइकोलॉजिकल, रिलीजियस और क्या नाम है, हर तरह से उनको दबाया जाता था, ठीक है। साइकोलॉजिकली उनको इंफीरियर दिखाया जाता था, रिलीजियसली उनको जो है डिप्राइव वो दिखाया जाता था, उनके रिलीजन पे कमेंट किया जाता था, और उसकी तरह से उनका मतलब रिलीजन का मजाक उड़ाया जाता था। उसके अलावा लॉन्ग हिस्ट्री रही है इसके साथ कि क्या नाम है, आपका लगातार एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, आपको पेंशन नहीं मिल रही, आपको जो है मतलब इंडियंस के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे वजह रही हैं, यानी पॉलिटिकल कॉजेज भी हैं, इकोनॉमिक कॉजेज भी हैं और मिलिट्री कॉजेज भी हैं, जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ है। ये बात तो हमने पहले देख ली है, तो थोड़ा सा आपने ये लिखने की दृष्टि से भी देख लिया है। उसके बाद में फिर आप देखेंगे कि रिवॉल्ट के लीडर कौन कौन से थे। तो दिल्ली के अंदर जनरल बख्त खान, या जनरल बख्त खान के साथ साथ बहादुर शाह जफर, ठीक है। कानपुर में कौन है? ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है, इसको याद रखिएगा, नाना साहब, ठीक है, जो कि पेशवा हैं, ठीक है। और जनरल बख्त खान किसके साथ हैं? बहादुर शाह जफर के साथ। लखनऊ में कौन है? बेगम हजरत महल। रायबरेली में कौन है? खान बहादुर। और बिहार में कौन है? कुंवर सिंह। अभी क्वेश्चन आया था, याद है? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह, ठीक है। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, राइट। अच्छा, आपको कुछ कमांडर्स के भी नाम रखने जिन्होंने सप्रेस किया। तो ब्रिटिश जो रेजिस्टेंस जो पैदा किया ब्रिटिशर्स ने, दिल्ली के अंदर कौन कौन फेमस थे? तो इसमें से कुछ जो है आपका दिल्ली के अंदर लेफ्टिनेंट विलिंग बॉय जो है, ठीक है, विलफ बॉय जो ये बहुत फेमस है। जॉन निकोलसन है, ठीक है, और हडसन है, लेफ्टिनेंट हडसन, ये कुछ लोग फेमस हैं। और उसके अलावा हुज व्हीलर, सर कॉलिन कैम्बल बहुत फेमस है, क्योंकि कॉलिन कैम्बल ने यहाँ कानपुर पहले संभाला है, उसके बाद में लखनऊ को संभाला है, फिर कानपुर भी जाके संभाला है। तो हेनरी लॉरेंस ब्रिगेडियर आपका इंग्लिश, ठीक है। उसके अलावा आपका हेनरी हैवलॉक जेम्स, लेकिन आप इसमें से जो है कॉलिन कैम्बल का नाम याद रखो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। कि लखनऊ में और कानपुर में ज्यादा जो नाम आया है वो कॉलिन कैम्बल का आया है, ठीक है। सर कॉलिन कैम्बल, ही वाज वेरी फेमस, ठीक है। हेनरी लॉरेंस का लखनऊ में पहले वही था, बाद में जाके उसने संभाला है। और झांसी के अंदर आपको मैंने बताया था हुज रोज का नाम बहुत फेमस था, क्योंकि हुज रोज ने ही वो बात कही थी कि शी वाज द ओनली मेल इन द बैटल, मतलब इन द रेबल्स, उसने ऐसे बोला था। तो हुज रोज का नाम याद रखिएगा। कॉलन जेम्स नील बनारस के अंदर थे। इमेज द फॉलोइंग में कभी कभी आ जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया कि इसके अलावा जो है लिमिटेड टेरिटरी के अंदर था, सोशल बेस इनका लिमिटेड था, ठीक है। क्रूशियल सपोर्ट जो था इंडियन पब्लिक का नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश अथॉरिटीज को बहुत सारा था। और लैक ऑफ रिसोर्सेज एज कंपेयर टू द ब्रिटिशर्स, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड द सेंट्रल लीडरशिप, और कोहेरेंट कोई पॉलिसी नहीं थी पब्लिक जो है प्रोस्पेक्टिव से। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से क्या हुआ है, ये फेल हुआ है, ठीक है। ओके, उसके बाद में नॉट क्वाइट फर्स्ट, अब यहाँ पे नीचे क्या कहा था? नॉट क्वाइट द फर्स्ट वॉर और इंडिपेंडेंस, बट शोर द सीड ऑफ द नेशनलिज्म एंड द क्वेस्ट फॉर द फ्रीडम फ्रॉम द एरियन रूल। तो ये तो नहीं कहा जाएगा, ये तो नहीं कहा जाएगा कि ये पहला वॉर था, लेकिन हाँ इसने बीज जरूर बो दिया था एलियन रूल से छुटकारे के लिए, राइट। और उसके बाद में बोलता है कि क्राउन इफेक्ट क्या रहा है? क्राउन ने टुक ओवर कर लिया है, कंपनी का रूल एबॉलिश कर दिया है। क्यों इनका प्रोक्लेमेशन आया है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को अल्टर कर देंगी, और आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन होगा। रेशियल हेट्रेड जो है वो और बढ़ा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो गया, इसकी वजह से क्या होता है, रेशियल हेट्रेड क्यों बढ़ा? उसकी वजह से क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे उन्होंने कहा कि ये बार्बरिक जो बार्बरिज्म हुई है, और बहुत ज्यादा जो मतलब इन्होंने एक तरह से हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने वाली कहानी शुरुआत यहीं से हो गई है, क्योंकि मुसलमान हिंदू मिलकर यहाँ पे लड़े थे। अब थोड़ी चीजें और देखें बुक से। बुक के अंदर आप देखेंगे, देखो इसके अंदर आप देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाला जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाला फैक्टर देख रहे हो। अब यहां से मैं एक बार पूरी बुक बता दे रहा हूं आपको, देखते जाइए, बुक देखिए। बुक में देखिए 1857 का रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है।
रिवॉल्ट ऑफ 1857। आप लोगों के पास तो बुक है नहीं, कैसे शेयर किया जाए इसको, क्योंकि वो मेरे पास किताब तो है, ये क्या नाम है, उसमें पीडीएफ में है तो किताब, लेकिन वो दूसरी बुक में हो, दूसरे उसमें होगी। एक मिनट देखता हूँ, नहीं आ रही है, ठीक है। तो देखो रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो है, इसमें मैं चैप्टर बता रहा हूँ, चैप्टर देख लीजिए आप लोग। देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है। मैंने बताया कि इसमें इकोनॉमिक कॉजेस थे। इकोनॉमिक कॉजेस क्या बताया, जो इकोनॉमिक हार्डशिप थी, जो परेशानियां थी वो, ठीक है। क्या क्या इकोनॉमिक हार्डशिप थी भाई, परेशानियां क्या थी, अंग्रेजों हमारा हैंडीक्राफ्ट तबाह कर दिया है, हमारा पैसा लूट के लेके जा रहे हो, ठीक है, हमारी कंडीशन खराब होती जा रही है, उसको देख नहीं रहे हो, हमारे क्राफ्टमैन को तबाह कर दिया, हाईली स्किलफुल क्राफ्टमैन थे हमारे बेचारे, उनको उनकी जिंदगियां तबाह कर दी तुमने, ठीक है ना। जमींदारों से ट्रेडिशनल जमींदारी छीन ली, ये सारे काम आपने किए, ठीक है ना। उसके बाद में फिर पॉलिटिकल कॉजेज में मैंने बताया सब्सिडी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ, दो चीजें अंडरलाइन करोगे, कौन कौन सी दो चीजें, सब्सिडी अलायंस और ए बिटिया तुम ज्वाइन करो, मैं इसमें अंडरलाइन भी कर रहा हूं ना, अब इसमें देखो ज्वाइन किया, दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे जो आपका है कि भाई हमारे यहाँ पे जो पहला चीज जो इकोनॉमिक कॉज, सबसे पहला कॉज क्या है, इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कॉज है, यानी इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा है इसका, इसने हमारे हैवी टैक्सेशन ने हमें क्या किया, इम्प्रोवाइज कर दिया, हमें और तबाह किया, ठीक है ना। और दुनिया भर का हमारे पर मतलब डेट वगैरह लगा दिया, कर्जा लगा दिया हमारे ऊपर, ठीक है ना, कि कर्ज में हमें डाल दिया। उसके अलावा जो है हमारी जो कंडीशन थी वो और खराब होती चली गई, हमारे जो स्किल इंडियन क्राफ्टमैन थे उनको पूरी तरह से फोर्स कर दिया कि भाई तुम्हारा कोई काम नहीं चलेगा, अब तुम्हें दूसरा एम्प्लॉयमेंट करना पड़ेगा। तो स्किलफुल जो मैंने बताया था कि एक वक्त ऐसा था कि इंडिया के जो भी मतलब लोग थे, जो क्राफ्टमैन थे, उनका काम सामान इतना बिकता था कि यूरोप के हर घर के अंदर इंडिया और चाइना का ही सामान था। इन्होंने इंडिया और चाइना का सामान था, जो भी वुड से बना हुआ या सिल्क से बना हुआ, बताया था ना कि अगर कोई सामान है तो इंडिया से ही हो जाता था। मतलब यूरोप का कोई घर ऐसा नहीं था, जैसे आज हमारे यहाँ चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, हर घर में होते हैं चाइनीज मोबाइल, चाइनीज प्रोडक्ट, उसी तरह इंडिया से और चाइना से बना हुआ प्रोडक्ट हर यूरोपियन घर में था, जिसको इन्होंने धीरे 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 करके तबाह किया और हमारे जो स्किलफुल इंडियन जो क्राफ्टमैन थे उनको पूरी तरह से अनएम्प्लॉयड कर दिया, ठीक है ना। हमारे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वगैरह में बहुत आगे थी, उसको उन्होंने तबाह करा, ठीक है। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स को कहना पड़ गया, क्या कहा कार्ल मार्क्स ने, देखो 1853 के अंदर कार्ल मार्क्स रिमार्क करते हैं कि इट वाज ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक द इंडियन हैंडलूम एंड डिस्ट्रॉय द स्प्रिंग व्हील। देखो कहा है ना कि ये अंग्रेज थे, ये अंग्रेजों ने जो हमारा हैंडलूम वगैरह डिस्ट्रॉय किया है और हिंदुस्तान को पूरी तरह तबाह करने में इनका काफी बड़ा रोल रहा है। देखिए आप ये क्या कह, कौन कह रहा है, कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। यहाँ तक कि जमींदारों को तबाह किया इन लोगों ने। जो देखो बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जिनका सारा मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी जमींदारी छीन गई थी, जिनके पास कोई रिसोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा था, तो अनेबल टू वर्क, वो कोई काम भी नहीं कर सकते थे, क्यों, क्योंकि शर्म के मारे, असेम्प्ट ऑफ बेकिंग, और भूख भी नहीं मांग सकते थे, भीख, शर्म के मारे भीख भी नहीं मांग सकते थे, काम छीन लिया था, काम कोई कर नहीं सकते थे। तो इस तरह से इनकी थी कि एक पाई पाई के मोहताज हो गए लोग, ठीक है ना। इतनी तबाही मचाई थी इन लोगों ने। ओके ओके, तो इस तरह से इन लोगों ने किया था। तो इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से थी, एग्रीकल्चर हमारा तबाह कर दिया था, हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री तबाह कर दी। उसके बाद में पॉलिटिकल रीजन में मैंने क्या बताया आपको, सब्सिडी अलायंस बताया, क्या क्या बताया, सब्सिडी अलायंस बताया और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बताया। इन दोनों ने पूरी तरह से क्या किया, पॉलिटिकली हमें पूरी तरह से मतलब भिखारी बना दिया एक तरह से। सब्सिडी अलायंस में राजाओं को अपने अंडर में कर लिया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में उनके राज छीनने लगे, है ना। और उसके अलावा कंपनी की जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन था, अपने हिसाब से दुनिया भर का करप्शन था, जो लोग थे क्या नाम है ऑफिसर्स, वो दुनिया भर का अपनी तरफ से एक्सप्लॉइट करते थे, याद है। उसके बाद सोशियो रिलीजियस कॉजेस में क्या था, आपको पता है कि हमारे यहाँ जितनी भी चीजें थी, चाहे विडो रीमैरिज हो, सती प्रथा हो, ये सब इन्होंने अबॉलिश किया था, बैन किया था, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट किया था। ये सारी चीजें हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसके खिलाफ भी हम लोग, और उसके अलावा अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे। क्रिश्चियन मशीनरीज हर वक्त इंडियन ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज करने में लगी रहती थी, याद हो रहा है। तो ये सारी वजह थी। उसके अलावा हमारे यहाँ आउटसाइड कुछ इवेंट्स भी हुए, जैसे मैंने बताया था अफगान वॉर हुआ और ब्रिटिश मतलब क्रिमिन वॉर हुआ, यहाँ सब, और संथाल रिबेलियन हुआ, जिसमें अंग्रेजों को बहुत झटका मिला, ठीक है ना।
उस झटके की वजह से हमें लगा कि भैया हम भी जीत सकते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो डिसकंटेंटमेंट था, यानी कि जो वो थे सिपाही, उनके अंदर एक डिसकंटेंटमेंट था। किसके से डिसकंटेंट था उनको? ब्रिटिश से। बोला सेटिस्फाई नहीं थे, देवर नॉट सेटिस्फाइड, वो उनको एक मतलब गुस्सा था उनके अंदर, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से आर्मी में मैंने बताया था आप लोगों को कि आर्मी जो है वो पूरी तरह से सिपाही पीजेंट जो है वो यूनिफॉर्म के अंदर है, वही है। उनको मतलब एक हमेशा से सही रहे, लेकिन कुछ ना कुछ छिटपुट घटनाएं होती रही हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा जो है अब कैसे बिगनिंग हुई, कैसे स्प्रेड हुआ, तो मैंने वो आटे वाला कहानी बताया, कार्टिलेज वाला कहानी बताया, वो सारी चीजें यहाँ हुई है, वही चीज लिखी हुई है। मेरठ से शुरुआत होती है, 19 इन्फेंट्री जो है मैंने बताया था बहरामपुर की मार के निकलती है, वो सारी बातें हो गई, ठीक है। समझ रहे हो, ये स्प्रेड होता है धीरे धीरे यूरोपियन ऑफिसर्स को अपने किल करते हुए। 11 तारीख को 11 मई को ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? दिल्ली पहुंच जाते हैं, याद है, वो हमने बात की। और मुगल एम्परर को अपनी अल्टीमेट अथॉरिटी घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि अब हम लोग इनके अंडर में लड़ेंगे, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट अगर देखा जाए तो ये जब लड़ाई शुरू हुई है लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। कितने? 1.5 लाख लोग इसमें, और 1 लाख तो सिर्फ सिविलियन मारे गए थे उसमें से। 1 लाख सिविलियन जो मिलिट्री वाले नहीं थे, ठीक है। 1.5 लाख लोग कम नहीं थे, होते हैं भैया, 1.5 लाख लोग मारे गए थे टोटल, ठीक है ना, समझ रहे हो। और विद इन अ मंथ ऑफ द कैप्चर ऑफ दिल्ली द रिवॉल्ट स्प्रेड डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, और बहुत पार्ट ऑफ कंट्री में इसके बाद फैला। दिल्ली में सिंबॉलिक मुगल एम्परर को एक सिंबल बना दिया गया, बहादुर शाह जफर को, और बाकी फिर लड़ाई शुरू होती है हर जगह, मतलब धीरे धीरे फैलती है, ठीक है। कानपुर के अंदर जो है नाना साहब थे, ठीक है, वो पासी वो क्या नाम पेशवा थे, पता है ना आपको, वहां पे रह रहे थे, उनकी पेंशन बंद कर दी थी जिससे उन्होंने लड़ाई शुरू की, ठीक है। वहां पे जो है आपको पता है कि उन्होंने जब कमांड लिया तो वहां से उनको सरेंडर करना पड़ा, जब ये क्या नाम है सर हुज व्हीलर वहां पे पहुंचा, ठीक है, कमांडिंग स्टेशन पे, और फाइनली उनको सरेंडर करना पड़ा, और फाइनली वो भाग गए, क्या नाम है जून 27 1857 में वो भाग गए, कहाँ पे? नेपाल। बेगम हजरत महल ये भी नेपाल भाग गई थी, और ये लखनऊ में इन्होंने रेबिलियन उठाया था, और लखनऊ के अंदर जो है इन्होंने ब्रिगेडियर इंग्लिश गया, उसके अलावा कई सारे लोग गए, सर जेम्स ऑर्टन गया है, और कई लोग जो है कमांडर इन चीफ बना के, नया कॉलन कैम्बल जब आया फाइनली, तब कंट्रोल, जब फाइनली सर कॉलन कैम्बल न्यू कमांडर इन चीफ बना के भेजा गया है, कहाँ पे? लखनऊ के अंदर, ठीक है ना, चीफ। तो उसने फिर क्या नाम है यहाँ पे कंट्रोल लिया है, ठीक है। तो धीरे धीरे इन्होंने सप्रेस किया है, इसको शांत किया है। बरेली के अंदर खान बहादुर था, ठीक है। वहां पे बरेली के अंदर भी ये क्या नाम है आपका आर्मी, लगभग ये जो हुआ है आर्मी ऑफ 40,000 सोल्जर जो थे, उन्होंने काफी ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा किया उनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, लेकिन हारना तो था ही, ठीक है। उसके अलावा बिहार के अंदर कुंवर सिंह और बहुत सारे जमींदारों वगैरह को, और भी उनके साथ जो लोग थे उनके साथ मिलकर इन्होंने लड़ाई की, लेकिन फिर इनको भी वो करना पड़ा। मोहम्मदी मौलवी अहमदुल्ला, ये फैजाबाद के अंदर इन्होंने काफी अच्छी लीडरशिप दिखाई, ठीक है, अगेंस्ट ब्रिटिश ट्रूप, लेकिन सारे लोग ये जितने भी थे जिनको सप्रेस कर दिया गया, सारे लोगों को सप्रेस किया गया। और इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, आपको पता है झांसी की रानी में झांसी क्या कह रही थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, और वो उसमें फिर इनका मदद जो है तातिया तोपे वगैरह की तरफ से मदद मिली, लेकिन क्योंकि इनकी आर्मी इतनी सुपीरियर नहीं थी, आपको पता ही है, ठीक है, फाइनली इनको भी ये भी वो हुई, क्या नाम है, बैटल फील्ड में मारी गई। तो कुल मिलाकर जो है, और इनको यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे कितना द रॉयल प्रिंस वर, यहाँ देखो बहादुर शाह जफर वाला लाइन देखो आप, ये वाला देख रहे हो, बहादुर शाह जफर वर टेकन एज अ प्रिजनर, रॉयल प्रिंसेस वर कैप्चर्ड एंड बुचर्ड ऑन द स्पॉट। बुचर्ड मतलब काट दिया गया, जान से मार दिया गया। पब्लिकली शॉट ऑन द पॉइंट ब्लैंक रेंज, मतलब यहाँ पे सीधे माथे पे गोली मारी गई पॉइंट ब्लैंक रेंज पे, किसको? जितने भी बहादुर शाह जफर के बच्चे थे, सबको, जितने भी प्रिंस थे, ठीक है। और खुद किसने मारा उसको? हडसन ने, लेफ्टिनेंट हडसन ने खुद मारा गोली पॉइंट ब्लैंक रेंज पे। हडसन ने खुद, मतलब उसने बोला किसी को नहीं, जितने भी राजकुमार थे मैं किसी को जीने नहीं दूंगा, सबको ब्लैंक पॉइंट पे सामने खड़े होकर के गोली मार दी। किसने मारा? खुद लेफ्टिनेंट हडसन ने मारा उसको, ठीक है ना। और उसके बाद में पब्लिकली मारा है, ये भी नहीं कि कोई पीछे पीछे ले जाके मारा हो। एम्परर को निकाल दिया, एग्जाइल कर दिया, रैंगून पहुंचा दिया 1862 के अंदर। और उसके अलावा पूरा मतलब मुगलों को पूरी तरह से एक्सटिंग्विश कर दिया, तबाह कर दिया, एकदम खत्म ही कर दिया दिल्ली में, ठीक है, समझ रहे हो। लगता है कुर्बानी नहीं दी है इन्होंने, अपने बच्चों को सामने खड़े होकर इनके बच्चों को गोली मारी गई है, सामने पॉइंट ब्लैंक पॉइंट पर, ये भी नहीं कि दूर से मारा हो, सामने खड़े होकर माथे पे गोली मारी गई सीधे। तो आप सोचो कि कुर्बानी किसने दी है? कुर्बानी नहीं दी है इन्होंने,
वन बाय वन जितने भी ग्रेट लीडर्स है वो धीरे धीरे फेल होते चले गए सारे लोग, ठीक है ना। धीरे धीरे मिलिट्री ने कानपुर को कैप्चर कर लिया और लखनऊ को भी कर लिया। सर कॉलन कैम्बल ने तो मतलब कानपुर पहुंच के वहां भी उसने पूरा डिफीट किया सबको। तो कॉलन कैम्बल, हुज रोज, इन सबका नाम ज्यादा आता है, ठीक है। सब लोगों को धीरे धीरे सरेंडर करना पड़ा, कोई मर गया, कोई सरेंडर हुआ, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो इस तरह से, और मैंने आपको बताया कि जो ये है क्या नाम है, बेगम हजरत महल, ये नेपाल वगैरह में जाके छुप गई, ठीक है ना, भागी। और बहुत सारे लोगों को मर्सीलेसली मारा गया, आपको पता है 1.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को मारा गया अवध। अवध में बहुत ज्यादा लोग मारे गए, 1 लाख से ज्यादा लोग जो है सिर्फ अवध में मारे गए। तो इस तरीके से मतलब ये पूरी कहानी हुई है 1857 की। मैंने आपको बताया क्यों नहीं जीत पाया, उसकी बजाय मैंने आपको बता दिया कि देवर वेरी ऑर्गेनाइज्ड, देवर वेरी क्या नाम है, सिस्टमैटिक थे उनका अप्रोच। और नेचर कैसा था रिवॉल्ट का, तो रिवॉल्ट को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस नहीं था। उसमें मैंने आप लोगों को वो भेज रखा है, आपकी स्लाइड में भी दे रखा है लोगों का कि किसने क्या कहा है। कॉन्सिक्वेंस मैंने आपको बता दिया कि कॉन्सिक्वेंस क्या रहा, कि फाइनली जो है ब्रिटिश क्राउन ने अपने हाथ में टेक ओवर कर लिया, ठीक है, ओके। कंपनी की पावर को, रूल को टेक ओवर कर लिया, ठीक है। और समरी में मैंने आपको बता दिया इकोनॉमिक कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज, मिलिट्री कॉजेज। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि भाई क्या क्या था, स्टेटमेंट किसने क्या दिया है। आपको मैंने ये बताया कि स्टेटमेंट में ये है कि कुछ लोगों का स्टेटमेंट आप रीड कर लें क्या क्या है। जैसे ये स्टेटमेंट कुछ फेमस है जो कि हर जगह दे रखे हैं, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में क्या है स्टेटमेंट, किस किस का स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है 1857 के रिवोल्ट के बारे में। देखिए बता दे रहा हूँ उसको, देखिए कुछ लोग जो है इसको सिपाही म्यूटिनी, कुछ लोग कुछ कहेंगे, लेकिन आपको कुछ लोगों का स्टेटमेंट जिनका याद रखना है उसको देख लीजिए। इसको सिपाही म्यूटिनी कहने वाले जो लोग हैं वो लोग हैं सर सैयद अहमद खान वगैरह जो हैं, ठीक है, मुंशी जीवन लाल, इन लोगों ने कहा है इसको क्या कि ये सिपाही म्यूटिनी थी। लेकिन जैसे कार्ल मार्क्स हैं, सावरकर हैं, ईश्वर प्रसाद हैं, ठीक है, ताराचंद, इन लोगों ने इसको नेशनल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है। ये दो चार, कुछ लोगों ने इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है और कुछ लोगों ने क्या कहा है, सिपाही म्यूटिनी। तो इसमें से इसके ऊपर कई सारी बातें की गई, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट ओपिनियन 1857 के बारे में है वो आपको दे रखा है। पहला ओपिनियन क्या है कि इट वाज होली अनपेट्रियोटिक, जॉन सीली का स्टेटमेंट था। वो कहता है इट वाज होली अनपेट्रियोटिक सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। कौन कह रहा है इसको, जॉन सीली कह रहा है। जॉन सीली का स्टेटमेंट यह है कि ये पूरा अनपेट्रियोटिक था, सेल्फिश सिपाही म्यूटिनी थी और कोई भी नेटिव लीडरशिप नहीं थी, कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं था। ये ल्यूसेंट में आपको दे रखा है, वैसे भी दे रखा होगा। किसका स्टेटमेंट है ये, जॉन सीली का स्टेटमेंट है, ठीक है। द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉट द नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये आरसी मजूमदार कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जिसको ना फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कह रहे हैं, ना वो फर्स्ट था ना ही नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, ठीक है। बेंजामिन जो अपोजिशन लीडर था बेंजामिन डिसरेली, उसने कहा था नेशनल रिवॉल्ट रूटेड इन द डीप मिसट्रस्ट। वो गवर्नमेंट को अपने क्रिटिसाइज करते हुए कह रहा है कि ये आपका ट्रस्ट नहीं है आपके लोगों का, इसलिए ये है। रवोडी सावरकर कहते हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है। और एसएन सेन का बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा ये रिवॉल्ट तो बिगन हुआ था फॉर किसके, सिपाही म्यूटिनी के तौर पे, लेकिन वॉर एंड कैसे हुआ, एज अ नेशनल स्ट्रगल, ठीक है ना, समझ रहे हो। तो ये है। और आपको दिल्ली के अंदर ये वाला जो है आपको अच्छा वो है, मैं आपको फोटो भेज दे रहा हूँ इसका। तो ये अलग अलग लोगों का स्टेटमेंट है और क्लियर है। रिकॉल करो, सबसे पहले दिल्ली में 11 मई 1856 में से कौन कौन है, लीडर कौन है, बहादुर शाह जफर, जनरल बख्त खान, ठीक है। और वह सप्रेसर कौन है, जॉन निकोलसन। ऐसे मैच द फॉलोइंग आएगा, कर लोगे। कानपुर के अंदर 4 जून 1857 को नाना साहब हैं, उनके कमांडर तात्या तोपे हैं और सप्रेसर कौन है, कॉलिन कैम्बल, ठीक है। लखनऊ के अंदर 4 जून में ही शुरू होता है, ठीक है, और मार्च तक चलता है। बेगम हजरत महल है, कॉलिन कैम्बल, ठीक है। और ये उसके बाद में झांसी में भी 4 जून को शुरू हो रहा है 1857 में, और रानी लक्ष्मीबाई है, हुज रोज है वहां पे कमांडर, ठीक है। और इलाहाबाद के अंदर 5 जून को शुरू हो रहा है, लियाकत अली कमांडर है, कर्नल नील है वहां पे, ठीक है ना। और जगदीशपुर के अंदर जो है वो कुंवर सिंह, अमर सिंह, और ये कुंवर सिंह का नाम ज्यादा आता है लेकिन अमर सिंह भी है वहां पे, और विलियम टेलर है, और उसके अलावा विंसेंट ईरी है। तो ये इनका नाम याद रखिएगा,
ठीक है। उसके बाद में बहादुर शाह जफर को क्या किया गया, डिपोर्ट कर दिया गया रंगून, जहां पे वो 1862 में मारे गए। उनके सारे सन, जितने भी थे सन थे, हिज सन्स वर डेड, सबको मार दिया गया था। मैं बताया था खुद किसने मारा था, हडसन ने मारा था, खुद लेफ्टिनेंट हडसन ने उसको पॉइंट ब्लैंक पे गोली मारी है, ठीक है ना। और उसके बाद नाना साहब हैं, ठीक है, दादूपंत जिनका ओरिजिनल नाम था। तो नाना साहब जो है बेगम हजरत महल और खान बहादुर खान, ये कहाँ निकल गए, नेपाल निकल गए, ठीक है ना, स्केप टू नेपाल। ओके, तात्या तोपे, ठीक है, और ये जो है तात्या तोपे कहाँ चले गए, एग्जीक्यूटेड हो गए 15 अप्रैल 1859 को, इनको फांसी दे दी गई, मार दिया गया, ठीक है ना। और रानी लक्ष्मीबाई जो है ये बैटलफील्ड में मारी गई। कुंवर सिंह भी घायल हो गए, घायल होने के बाद में 26 अप्रैल 1858 में मारे गए। हुज रोज ने क्या डिस्क्राइब किया, मैंने कहा था ये लाइन बार बार मैं बोल रहा था, द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। किसको बोला है रानी लक्ष्मीबाई को, हुज रोज ने क्या बोला है, बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल्स। और अदर जो लीडर थे उसमें खान बहादुर खान जो बरेली के थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, अजीमुल्ला खां फतेहपुर के, देवी सिंह कहाँ पे, मथुरा के, और कदम सिंह जो है वो मेरठ के, ये लोग भी और नाम आते हैं इसमें। ब्रिटिश अथॉरिटीज दोबारा से रीस्टेब्लिश कर ली गई उसके बाद, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आई बात, लीजिएगा। हिंदू मुस्लिम यूनिटी का फैक्टर क्या है, आप देखिए, ड्यूरिंग द इंटायर रिवॉल्ट देयर वर कंप्लीटली कोऑपरेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, ऑल रेबल पीपल एंड सोल्जर्स। इसमें ध्यान रखिएगा, ऑल रेबल एक्नॉलेज, सारे रेबल्स ने एक्नॉलेज किया किसको, बहादुर शाह जफर को अपना लीडर, ये बात यहाँ पे कही जाती है। दूसरा, अ मुस्लिम एज अ एम्परर, फर्स्ट इंपल्स में हिंदुओं का भी एम्परर किसको, हिंदू किसको अपना एम्परर मांग रहे हैं, जो लोग मार्च करके आए हैं दिल्ली में सिपाही, वो कौन है, वो हिंदू हैं, लेकिन किसको अपना वो मान रहे हैं एम्परर, किसको मान रहे हैं, बहादुर शाह जफर को। एक बात तो ये देख रही, रेबल एंड द सिपाही बोथ हिंदू और मुस्लिम, सब लोग का सेंटीमेंट किससे जुड़ा हुआ है, बहादुर जफर से आके इन्होंने एम्परर घोषित किया। दूसरा, इमीडिएटली इन्होंने काउ सेलेक्टर को बैन कर दिया, ठीक है ना, रिवॉल्ट के टाइम पर ही, कि पर्टिकुलर एरिया में जहां भी काउ सेलेक्टर होता है बैन करो, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाओ। बोथ हिंदू और मुस्लिम जो है उन्होंने अपने लीडर माना, ठीक है। यहाँ तक कि नाना साहब के पास अजीमुल्ला साहब हैं, अजीमुल्ला अ मुस्लिम एंड अ एक्सपर्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोपेगेंडाज हिज एड, और जो लक्ष्मीबाई हैं उनको सहायता कर रहे थे अफगान सोल्जर्स। कौन लड़ रहा था उनके साथ, अफगान सोल्जर्स लड़ रहे थे, किसके साथ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि परफेक्टली यूनिटी दिख रही है, और इसीलिए अंग्रेजों को ये समझ में आया कि भैया डिवाइड एंड रूल करने का है, ठीक है ना, समझ में आई बात, ओके। और इसके अलावा देखिए कुछ लोगों का स्टेटमेंट, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूट दिया था उसने जब वो मर गई है, कौन, रानी लक्ष्मीबाई। एक स्टेटमेंट सुनिएगा, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, किसने कहा था, हुज रोज ने कहा था, हेयर ले अ वुमेन, हेयर ले अ वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स। किसने कहा ये स्टेटमेंट, इज देयर इन योर बुक, देयर विल बी अ स्टेटमेंट है, हुज रोज का स्टेटमेंट देखिए स्पेक्ट्रम में दे रखा है, क्या स्टेटमेंट है, हेयर ले अ वुमेन, यहाँ पे एक औरत पड़ी हुई है, हु वाज द ओनली मैन, जो कि एक अकेली मर्द थी, किसमें, सारे रेबल्स में। कौन कह रहा है, हुज रोज, हुज रोज कौन है, जो झांसी में कमांडर है, जो वहां पे कमांड दे रहा है, ठीक है ना, सप्रेसर है, समझ रहे हो। ये अट्रीब्यूट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई फ्रॉम द मैन हु डिफीटेड हर, उस आदमी ने जिसने इसको हराया है रानी लक्ष्मीबाई को, वो ट्रिब्यूट दे रहा है। और क्या कह रहा है, कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है, हेयर ले लिखा है ना, देखा, इसको अंडरलाइन करिएगा, हेयर ले अ वुमेन हु वाज द ओनली मैन अमंग द रेबल्स हुज रोज। और इसको आप लोग जब आप मेंस का आंसर लिखें तो इस स्टेटमेंट को लिखिएगा कि ह्यूज रोज ने ये ट्रिब्यूट दिया था, और इसमें ये भी लिखिएगा द ट्रिब्यूट टू द रानी ऑफ झांसी फ्रॉम अ मैन हु डिफीटेड हर, वो आदमी जिसने उसको हराया वो ट्रिब्यूट दे रहा है, ये होती है महानता। वो कहने कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, तो वो इस तरह से दिखेगा। दूसरा, जॉन लॉरेंस का स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या बोला है, बैड हैड अ लीडर, उसने बोला है कि इफ हैड अ सिंगल लीडर ऑफ एबिलिटी, अगर कोई एक सिंगल लीडर होता है एबिलिटी का, कौन रहा है, जॉन लॉरेंस बोल रहे हैं, अमंग देम द रेबल्स हु वी मस्ट हैव बीन लॉस्ट बियॉन्ड रिडेम्पशन। क्या बोला था, जॉन लॉरेंस कह रहा है कि अगर एक सिंगल लीडर भी होता जिसके अंदर वो एबिलिटी होती, तो हम लोग ऐसे हारते कि कभी उठ ना पाते, ठीक है। कौन बोल रहा है, जॉन लॉरेंस बोल रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हो। ये सब स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ओके। तो कुल मिलाकर हमने 1857 का रिवॉल्ट देखा, 1857 के रिवॉल्ट की वजह देखी, समझ में आ गया।
आया या नहीं आया? ठीक है भाई, देखिए ऐसा है कि हम लोगों ने 1600 सेंचुरी में हमारे पास इंग्लैंड ब्रिटिशर्स आते हैं, ठीक है। 1600 सेंचुरी में ब्रिटिशर्स आते हैं, उनसे पहले पोर्चुगीज, फ्रेंच, पोर्चुगीज आ जाते हैं, डच उसके बाद में देखो आते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे ब्रिटिशर्स ही आते हैं, ठीक है। तो 1600 सेंचुरी से हमारी कहानी शुरू होती है ब्रिटिशर्स की, लेकिन 1498 से कहानी शुरू होती है पोर्चुगीज की। पोर्चुगीज इंडिया में आते हैं, रूल करते हैं, उसके बाद में ब्रिटिशर्स आते हैं। अपना मतलब रूल करने का मतलब यह है कि ऐसे नहीं रूल करते हैं जैसे अंग्रेजों ने किया, अपने सी रूट पे उनका रूल होता है, ठीक है। जब ब्रिटिशर्स आ जाते हैं तो धीरे धीरे सबका वर्चस्व खत्म करते हैं, जैसे और लोगों ने भी अपनी अपनी जो भी चीज स्टेब्लिश की होती है, चाहे वो डच हो, चाहे डेनिश हो, चाहे फ्रेंच हो, जो भी है वो धीरे धीरे अंग्रेज लोग सबको खत्म कर देते हैं। 1757 तक आते आते ये सबको साइड कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये आपने कहानी देखी है। तो आपने देखा कि 1600 सेंचुरी के अंदर ब्रिटिशर्स आए, उनसे पहले जो पोर्चुगीज आए थे, उनके बाद में डच आए, डेनिश आए, स्वीडिश आए, कोई भी आया उन सबको इन्होंने साइड लगाया और फाइनली ब्रिटिश इंडियन जो प्रिंसेस थे उनके पीछे लगे। इंडियन प्रिंसेस में या इंडियन राजाओं के पीछे लगे, नवाबों के पीछे लगे, जिसमें बंगाल, मराठा, राजपूताना, आपका सिख, सबको इन्होंने साइड किया। साइड करने के बाद इन्होंने धीरे धीरे अपनी पॉलिसीज यहाँ पे इंप्लीमेंट की, जिसमें इन्होंने हमारी इकोनॉमी का एक्सप्लॉइटेशन किया, हमारी इंडस्ट्री को तबाह किया। उसके अलावा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आए, अपने रूल लेकर आए, बहुत सारे जुडिशियल रिफॉर्म वगैरह किए, जिसमें इन्होंने इंग्लिश कॉमन लॉ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। हमारे अंदर बहुत सारे रिसेंटमेंट भी उससे डेवलप हुए, जैसे बहुत सारे केसेस भी ऐसे आए जिसमें इन्होंने हमारे साथ बड़ी सारी नाइंसाफियां की हैं। जैसे आप लोगों ने राजा नंद कुमार का केस सुना होगा, जुडिशियल मर्डर कहा जाता है उसको, जब इन्होंने कानून इंट्रोड्यूस किया है। तो उसके अलावा इन्होंने कौशी जोरा केस है, मथुरा केस है, बहुत सारे केसेस ऐसे किए हैं जिसमें इन्होंने इंडियंस को जुडिशियरी भी मतलब लॉ बनाकर भी तबाह किया है, इंडियन इंडस्ट्रीज को तबाह किया है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली सब्सिडी अलायंस करके हमें लड़ाई करके, जहां क्या नाम है, लड़ाई कर सके वहां लड़ाई की, मारा पीटा, जहां पे लूट सके डायरेक्ट प्लंडर तो डायरेक्ट प्लंडर किया, जहां इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन कर सके वहां इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन किया। इन्होंने हमारी सब्सिडी अलायंस करके हमें तबाह किया, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किया और बहुत सारे रिफॉर्म भी किए, जिसमें हमारे कल्चरल क्रिश्चियन मशीनरीज को अलाउ कर दिया हमारे कल्चरल और हमारी जो रिलीजियस सेंटिमेंट से खेलने के लिए। और उसके अलावा जो है काफी सारे रिफॉर्म किए, जिसमें थोड़े बहुत पॉजिटिव रिफॉर्म भी हैं, कुछ अच्छे बीच में गवर्नर चलाए हैं जिन्होंने किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म थे जिससे पीजेंट, सिविलियन, मिडिल क्लास और जो सिपाही थे, सब लोग नाराज थे। सिपाहियों को कम से कम वेतन दिया जाता था, पेंशन नहीं दी जाती थी, कहीं बाहर सर्व करने जा रहे हैं तो भत्ता भी नहीं दिया जाता था और उनको उनसे काम ज्यादा कराया जाता था, कोई हायर पोस्ट नहीं दी जाती थी, प्रमोशन कभी ढंग से नहीं मिलता था। तो कुल मिलाकर वो जो है मरने के लिए हमारे इंडियंस ही थे, ठीक है। पीजेंट्स इन द यूनिफॉर्म थे, उनको वहां भी सफर करना पड़ता था, यहाँ भी। तो इकोनॉमिक हार्डशिप, पॉलिटिकल सिचुएशन और सोशल रिलीजियस जो उन्होंने हमारे साथ खेल खेला, उसका एक नतीजा निकला हमारे यहाँ पे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के रूप में। रिवॉल्ट ऑफ 1857 शुरू होता है, उसके इकोनॉमिक कॉजेज मैंने आपको बताए और पॉलिटिकल कॉजेज बताए और रिलीजियस सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज बताए, वो तो हुआ ही। साथ साथ में भाई साहब जो है जो इमीडिएट कॉजेज हैं, उसमें से जो इन्होंने ग्रीस्ड एनफील्ड राइफल जो यूज किया था, उसके अंदर ग्रीस हुआ था, वो किससे कहा जाता है कि र्यूमर था या सही था, अभी तक उसको कभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया गया था उसका, कि वो उसमें कहा गया कि बीफ और पिग की उसमें फैट है, चर्बी है और उसको दांतों से चबाना है। तो उसमें मुसलमान और हिंदू दोनों के सेंटीमेंट हर्ट हुए और उन्होंने धीरे धीरे करके जब रिफ्यूज किया तो इन्होंने सजाएं देनी शुरू करी, जिसमें मंडकल पांडे और बहुत सारी नेटिव जो वो थे सिपाही, उनको सजाएं दी गई, जिससे इनको गुस्सा आया। 10 मई को जो आपको पता है मेरठ से जो है सिपाही चलते हैं और अपने ऑफिसर्स को मारते हुए और अपने दोस्तों को आजाद कराते हुए, जिनको सजा मिली थी, और बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर घोषित कर देते हैं 10 मई को, ठीक है, 11 मई को आके। और जब वो क्या नाम है बहादुर शाह जफर और क्या नाम है कर्नल बख्त खान, ये लोग जो हैं दिल्ली के अंदर हैं, ठीक है, और ये अपना रिवॉल्ट शुरू करते हैं और ये फरमान भेज देते हैं कि हर जगह रिवॉल्ट शुरू हो जाता है। तो कुछ 4 जून को शुरू होता है, कुछ 5 जून को शुरू होता है, लेकिन मई जून में ये रिवॉल्ट शुरू होता है। धीरे धीरे करके निकोलसन है, कर्नल नील है, उसके अलावा जो है हडसन है, कॉलन कैम्बल है, ठीक है, हुज रोज है, इन लोगों ने मिलकर, एबल कमांडर थे नो डाउट, इन लोगों ने इसको सप्रेस कर दिया और सारे लोगों को मतलब लगभग मार दिया। जैसे जो है बहादुर शाह जफर को इन्होंने डिपोर्ट कर दिया, निकाल दिया, उनके बच्चों को गोली मार दी ताकि फ्यूचर को सब कुछ खत्म हो जाए। रानी लक्ष्मीबाई मारी गई
जो है बाकी लोग, कुछ लोग नेपाल भाग गए, बेगम हजरत महल वगैरह नेपाल भाग गई। तो इस तरह से हुआ, लेकिन इससे एक सबक मिला कि 1857 के रिवॉल्यूशन में जैसा रिवॉल्ट ना हो, तो फिर इनको समझ में आ गया था कि हम ऐसे रूल नहीं कर सकते इंडियंस को, और इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी नजर आई थी, जिसके लिए इनको सबक मिला कि हम इन लोगों को डिवाइड एंड रूल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि सामने से हम ये दिखाएंगे कि हम एनेक्सेशन नहीं कर रहे हैं, बस अपने रूल थोपना तो था इनको, तो वन वे और अदर इन्होंने वॉइस रॉय अपॉइंट कर दिया, और उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट लाने लगे, और इंडियन काउंसिल एक्ट ला लाकर इन्होंने क्या करना शुरू किया, इंडियंस के ऊपर अपने पार्लियामेंट्री लॉज को थोपना शुरू किया, और ये भी दिखाते रहे कि सेटिस्फैक्शन भी होता रहे, ताकि रिवॉल्ट भी दोबारा ना हो। उस चीज का भी ध्यान रखा कि हम एनेक्सेशन नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन और कंट्रोल बढ़ाया और गल्फ पैदा किया बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जिसका जो धीरे धीरे गल्फ बढ़ता चला जाएगा, जिसको इन्होंने किसके रूप में, बंगाल पार्टीशन के रूप में 1905 में, मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन के रूप में 1906 में, और सूरत स्प्लिट 1907 में हुई गया उनका, और उसके अलावा हिंदू महासभा 1915 में, आरएसएस 1925 में, और ये सब जो है धीरे धीरे बन के, और इसमें गल्फ हिंदू मुसलमानों के बीच में बढ़ता चला गया, और फिर जिन्ना वगैरह ने इसको और ज्यादा अमली जामा पहना दिया। फाइनली ये जो डिवाइड एंड रूल वाला कॉन्सेप्ट था ये सफल रहा, और इंडिया को जब आजादी मिली तो ऐसे सीधे इंडिया को आजादी नहीं मिली, इन्होंने एक बीज बो दिया, जो हमेशा के लिए दुश्मनी का बीज बोकर इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करके और आजाद कर दिया। ठीक है, आजाद किया, लेकिन अपनी हिंदू और मुस्लिम में डिवाइड करके, और एक हम परपेचुअल लड़ाई जो कि आपको देखने को मिलती है, दुश्मनी डालकर बीज बोकर इन्होंने हमें कहने के लिए आजाद कर। ठीक है, लेकिन हमारे जो इन्होंने बीज बोया, जिससे आज भी हम इकोनॉमिक हार्डशिप का सामना करते हैं, एक दूसरे से ट्रस्ट नहीं रखते, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जो डेवलपमेंट का हमारा पैसा होना चाहिए जिसे हम डेवलपमेंट कर सके, उसको हम हथियार खरीदते हैं, हथियार बनाते हैं, बम बनाते हैं। ठीक है, दोनों कंट्रीज ये कर रही है, एक दूसरे पर कभी ट्रस्ट नहीं करते, एक दूसरे को तो गालियां देकर खुश हो रहे हैं। ये बीज बोया हुआ है अंग्रेजों का, जिसको हम लोगों ने बढ़ा के आज बहुत बड़ा बरकत बना दिया है। ठीक है, ठीक है, 200 साल पुराना जो बीज था उसको हमने आज बहुत बड़ा बरकत बना दिया है, जिसकी जड़ें बहुत दूर तक फैल गई हैं। ठीक है, कश्मीर से लेकर और हर पार्ट में, कहीं हिंटरलैंड टेररिज्म के रूप में, कहीं कश्मीर टेररिज्म के रूप में, कहीं एक दूसरे स्पाइंग के रूप में, कहीं आईएसआई वाले और कहीं रॉ वाले आपस में कुछ ना कुछ चला ही रहे हैं। तो ये जो बरकत है, ये हमें कभी इतना बड़ा बरकत बन चुका है, इतनी बड़ी दुश्मनी हो चुकी है कि इसको ओवरकम करना इतना आसान नहीं। ठीक है, तो ये अंग्रेजों का बोया हुआ जो है जो छोटा सा सीड था, वो आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है। दैट इज द कंक्लूजन। तो ये आपको 1857 का रिवॉल्यूशन जो है, वहां पे यूनिटी जो देखी थी इन्होंने, उसी को डिस्ट्रॉय किया है, हमारी यूनिटी को, और डिवाइड एंड रूल किया है। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो ये हमारा 1857 का रिवॉल्यूशन था, आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन थे ये भी मैंने बात करा दिया। अब दोबारा से अगर आप रीड करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे लगता है कि होगी।